क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 16 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपका पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा। यह है एक मैराथन वीडियो क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का हर एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 70 में 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है और वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतिम मौका है, इसके बाद आप लोगों को हिंदी नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में सारी हिंदी आप लोगों को खत्म कर दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको देखेंगे। ठीक है, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। जो कलम का सिपाही है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है अमृत राय, खा है गुलाब राय, गा है प्रेमचंद्र एंड घा है वैद्यनाथ मिश्र। तो बच्चों कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही, तो कलम के सिपाही के जो लेखक हैं वो है अमृत राय। कौन है? अमृत राय। तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। मैं कह सकता हूं 100% देखने को मिलेगा क्योंकि ये हर एक मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, गाइड सब में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बता रहा है। ठीक है, दूसरा है त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जो त्यागपत्र है वो किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा, निबंध विधा। तो जो हमारा त्यागपत्र है वो किस विधा की रचना है? त्यागपत्र। तो बच्चों त्यागपत्र जो है वो हमारा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा। ठीक है, तो त्यागपत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा का। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है कि जो त्यागपत्र है वो उपन्यास विधा का रचना है। ठीक है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। मोहन राकेश, प्रेम घन, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर। लहरों के राजहंस, तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? सारे स्टूडेंट को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश जी हैं। कौन है? मोहन राकेश। ठीक है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, शुक्ल युग की कलावधि है। शुक्ल युग की कलावधि है 1850 से 1900 तक या 1920 तक या 1900 से 1938 तक या 1938 से 1947 तक। शुक्ल युग की कलावधि कब से कब तक है? तो 1919 से 1938 तक है शुक्ल युग की कलावधि। शुक्ल युग की कलावधि जो है वो 1919 से 1938 तक है, याद रखना। ठीक है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी आत्मकथा के लेखक जो हैं वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा का वाला ऑप्शन सही है कि हमारी जो मेरी आत्मकथा है उसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर आपके पास का है गुलाब राय, खा है आपके पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर भगवत शरण उपाध्याय या जयप्रकाश भारती। रस मीमांसा के लेखक, इस क्वेश्चन का आंसर 100% स्टूडेंट को पता होगा कि कौन सा है और ये 100% फिक्स है कि आएगा भी क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तैयार रखना, बोर्ड एग्जाम में छाप कर आना, छोड़ कर नहीं आना एक भी क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन ना आए कमेंट कर दो। ठीक है, उसका आंसर तुरंत मिलेगा। कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। जो कीर्ति कंकाल है उसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त। कीर्ति कंकाल, तो कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो कंकाल के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, याद रखना। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है या साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? आप लोगों को पता होगा, मैथिली शरण गुप्त ने या जयशंकर प्रसाद ने या नरिपतन अल्लाह या कबीर दास। साकेत महाकाव्य, तो साकेत महाकाव्य की रचना की है मैथिली शरण गुप्त जी ने। कौन किया है? मैथिली शरण गुप्त जी ने, याद रखना। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है जो साकेत महाकाव्य की रचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप आ जाओ। अगला क्वेश्चन
राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है आंसू यामा उच्चारण चोखे चौबदे। राम कुमार वर्मा के द्वारा आपको बताना है, राम कुमार वर्मा के द्वारा जो रचित प्रबंध काव्य है वो कौन सा है, तो वो है उच्चारण। क्या है, उच्चारण जो है वो राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित हमारा प्रबंध काव्य है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि निम्न में से रीति काल के प्रमुख 2 कवि का नाम बताना है। रीति काल के 2 कवि का नाम, पद्माकर या बिहारी या का और खा दोनों या सूरदास। रीति काल के बताना है, रीति काल के प्रमुख 2 कवि का नाम। ठीक है, तो रीति काल के जो प्रमुख 2 कवि हैं वो हैं पद्माकर और बिहारी। कौन है, पद्माकर और बिहारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर का और खा हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सारा क्वेश्चन याद कर लेना। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, इतना आप लोग कर सकते हो। जब मैं पढ़ा सकता हूं, आप लोगों के लिए दिन रात लिख सकता हूं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे नोट्स बना सकता हूं, तो आप लोग पढ़ सकते हो। भविष्य आपका है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत करता हूं। ठीक है, देखो निम्न में से छायावाद युग के कवि हैं। छायावाद युग के कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, नारेंद्र शर्मा, दादू दयाल या कुतुबन। छायावाद युग के कवि बताना है, छायावाद युग के कवि। तो छायावाद युग के कवि कौन है, सारे स्टूडेंट को पता होगा, सुमित्रा नंदन पंत। कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जो है वो छायावाद युग के कवि हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से छायावाद की 2 विशेषताएं कौन सी हैं। छायावाद युग की 2 विशेषताएं कौन सी हैं, का है मुक्ति प्राकृतिक चित्रण, या फिर कविता में हास्य और व्यंग्य के पुट का समावेश, या फिर हमारा श्रृंगार और प्रेम की भावना, या फिर प्राकृतिक का मानवीकरण। तो इसमें से आपका कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो आई होप कि आप लोगों को पता भी होगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा देखो पहला और दूसरा ये नहीं सही है, आपका गा, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 का गा और घा वाला सही है। कौन सा सही है, श्रृंगार और प्रेम की भेदभावना और प्राकृतिक का मानवीकरण, ये दोनों आप लोगों का ऑप्शन सही है, याद रखना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं। मुक्तक काव्य के कवि कौन है बच्चों, मुक्तक काव्य के कवि बिहारी, कबीरदास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जगनिक। मुक्तक काव्य के कवि कौन है, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो मुक्तक काव्य के जो कवि हैं वो हैं बिहारी लाल जी। कौन है, बिहारी। ठीक है, मुक्तक काव्य के कवि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं। कश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा या फिर हमारा निराला। वैसे आप एक क्वेश्चन चेंज कर लेना, यहाँ जयशंकर प्रसाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ आप लोग कर लेना जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन चेंज कर लेना क्योंकि एक जैसा ऑप्शन हो गया, जयशंकर प्रसाद। तो आपको यह बताना है कि कश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन है, तो वो है श्रीधर पाठक। कौन है, श्रीधर पाठक जी जो हैं वो कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। 15 नंबर क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी है। पद्माकर के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है, पद्माकर के द्वारा, रसराज, कवि प्रिया, गंगा लहरी, शिवा बामनी। तो बच्चों जो पद्माकर के द्वारा लिखी गई रचना है वो है गंगा लहरी। कौन सी है, गंगा लहरी। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा खा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहां हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर का है उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उपरास अलंकार। हरिमुख मनहु मयंक, इसमें आपको अलंकार बताना है। तो बच्चों इसमें आप लोगों का जो है मनहु जनहु आ गया ना, तो ये सब उत्प्रेक्षा वाचक शब्द है, इसलिए हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अपव्यय में कौन सा उपसर्ग लगा है, अपव्यय, अपव्यय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अप या आ या अप या फिर हमारा आ। देखो उप है या आ है या अप है या बड़ा आ है, तो अपव्यय में आपका अप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, अप। ठीक है, अप लगा हुआ है, ध्यान रखना। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90% 95% लाना है तो ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा आप लोग ध्यान से समझना। गिरावट शब्द में प्रत्यय है, गिरावट शब्द में प्रत्यय, लास्ट में वट जुड़ा हुआ है तो बच्चा वट ही होगा ना। देखो प्रत्यय पीछे जुड़ता है, उपसर्ग आगे जुड़ता है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो उप का मतलब होता है आगे। ठीक है, उप का मतलब होता है आगे। ठीक है, उप, उप मतलब ऊ से ऊपर यानी कि आगे। ठीक है, और प्रत्यय जो है वो पीछे जुड़ता है। ये इतना आप लोग कंफ्यूजन क्लियर रखना, वरना इसमें कोई गलती मत कर देना, वरना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, शुभाशुभ में समास है। शुभाशुभ
शुभाशुभ में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो बच्चों आपके सिलेबस में ही दो ही समास है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं, ये दोनों। अब है कौन सा? द्विगु या द्वंद्व, क्योंकि दो ही समास आपके सिलेबस में है, तो ये हमारा द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास। ठीक है, अगला देखो, हसानी रूप है हस धातु का। हसानी जो है वो रूप है हस धातु का, तो ये विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, या लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन है, या लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, या विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। ठीक है, हसानी तो बताओ जल्दी से, ये हमारा होगा विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मैंने 20 MCQ ऑब्जेक्टिव लिया है, 20 MCQ जो 100% वाले इंपॉर्टेंट हैं, जो एकदम इंपॉर्टेंट है, वही मैंने लिया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुविकल्पीय सबसे पहले इसमें समझ में आ गया, जो मैंने पढ़ाया। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुका हूं, इसमें मैंने 20 ही ऑब्जेक्टिव लिया है जो IMP हैं, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो मैंने लिया है कि बच्चे इसको पढ़कर हिंदी में अच्छे मार्क्स लाएं। तो इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। अब हम लोग आगे गद्यांश पद्यांश सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से समझना एक एक टॉपिक। देखो, अब हम लोग देखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये गद्यांश जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को ये गद्यांश बता रहा हूं, और अभी हमारा आगे भी गद्यांश है जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग पहला इंपॉर्टेंट गद्यांश देखते हैं। लिखा हुआ, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक अवधि है। ठीक है, और हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे और दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, और हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, और जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। क्या करेंगे? उत्साहित करेंगे। ठीक है, आगे देखो, सारांश यह है कि वे हमें उत्तमापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। अगर आपके मित्र अच्छे हैं, सच्चे मित्र हैं, आपको अच्छे मार्ग पर ले जाने वाले हैं, तो वो हर एक समय में आपकी अच्छाइयों को सोचेंगे। ठीक है, निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध कौन सी निपुणता? ठीक है, वैध की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता का करने का प्रयत्न करो। एक पुरुष, आपको प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ऐसी ही मित्रता करो जो आपको अच्छे मार्ग पर ले जाए। ऐसे मित्र बनाओ जो आपको अच्छी अच्छी सलाह दे, अच्छी अच्छी चीजों को बताए। ऐसा नहीं कि आपको बुराइयों को आपको अंदर भर दे, आपकी जो अच्छाइयां हैं उसको खत्म कर दे। ऐसा मित्र मत बनाओ। ठीक है, तो ये आप लोग सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ना। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन रहेगा। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है 2 नंबर का। जो आप लोगों का प्रस्तुत गद्यांश है उसके पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम। अगर आप ये दोनों लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, 2 नंबर मिल जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या की। ठीक है, और व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, 3 क्वेश्चन का आंसर दोगे, आपको 2+2+2 यानी कि 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले लेखक का नाम और पाठ का नाम यानी कि गद्यांश लिखना है। ठीक है, तो गद्यांश के लिए यानी कि संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखोगे? देखो, ये हमारा मित्रता पाठ से लिया गया है। बहुत ही बार मित्र का जिक्र किया गया है, तो बच्चों मित्रता पाठ से ही लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो देखो, संदर्भ हेडिंग डाल देना। और प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। मित्रता नामक पाठ। अब यहाँ पाठ का नाम और लेखक का नाम आप ब्लैक से लिखना, जो कि आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो जब आप ब्लैक से लिखोगे तो वो हाईलाइट रहेगा, और जितना ज्यादा हाईलाइट रहेगा उतना ज्यादा नंबर मिलने का चांस होता है। बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर जब हाईलाइट वाली चीज को देखता है और बिल्कुल सही रहता है, तो आपको तुरंत नंबर देकर अगले पेज पर चला जाता है। ठीक है, जैसे इसमें पाठ का नाम देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसके लेखक हैं, पाठ का नाम मित्रता, बस सही है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। सेकंड नंबर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो पहले रेखांकित अंश को ध्यान से 2-3 बार पढ़ लो, तब फिर व्याख्या करना कि एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। विश्वास पात्र मित्र जो होता है जीवन की एक अवधि है, और हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे और दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, और जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे। तो बच्चा, इसको आप लोग कैसे करोगे, चलो हम लोग देखते हैं।
देखो, सबसे पहले आप डालना है हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषधि आपके शरीर को अनेक प्रकार से रोगों को बचाकर स्वस्थ रखती है, बना देती है, जैसे जो अच्छी औषधि होती है आपके रोगों को खत्म कर देती है, आपके अंदर जो भी रोग हैं अगर अच्छी औषधि है तो वो खत्म कर देती है, ठीक है, बचा देती है, स्वास्थ्य अच्छा कर देती है। उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, ऐसा मित्र जिस पर आप क्या कर सकते हो, विश्वास, ऐसा मित्र हो, ठीक है, जिस पर आप अपना कोई भी काम छोड़ दो तो वो करने के लिए तैयार रहे, विश्वास रहे। ठीक है, विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस तरह हम यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा और हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सारा पॉइंट? ठीक है, मर्यादा के प्रति प्रेम को विस्तृत कर उसमें किसी की कमी नहीं आने देगा और यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे, अगर हम बुरे मार्ग पे चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर समार्ग पर चलने का प्रेरणा देगा और जब कभी हमें उद्देश्य से के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार, अच्छे कार्यों के प्रति उत्साह बढ़ाएगा। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि विश्वासी मित्र हमें गरिमा के जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेगा जिससे सुविधाजनक सामान्य पूर्वक जी सकें। अच्छे मित्र जो होते हैं वो हमेशा आप लोगों को अच्छाइयों को भरेंगे, आपको अच्छाइयां बताएंगे, बुराइयों से दूर करेंगे, जो बुराइयां होती हैं उनको खत्म करेंगे आपके अंदर से, आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। आप अपने सपनों के पीछे जाओगे ना तो वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको हमेशा मोटिवेट रखेंगे, तो वो होते हैं अच्छे मित्र। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया ना? अभी हमारे और भी हैं और इसमें देखो क्या पूछ रहा है कि यहाँ देखो, यहाँ आगे कि व्यक्ति को अपने मित्र से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, जो व्यक्ति होते हैं को अपने मित्र से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए और इसको भी देखो, व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे और मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे और समार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे, मतलब निराश होने पर वो आपको उत्साहित करेंगे। बस ये हो गया हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश। अब आपका एक दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश आ गया। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश देखो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 फरवरी को आपको यही गद्यांश देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उभरी मूर्तें बिहंस उठी और भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जो जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। पहले प्लास्टर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरस दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उसमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें उमंग उठी और जो पहाड़ है वो पुलकित हो उठा। ठीक है, देखो संदर्भ, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, बस इसको आप लोग ब्लैक ब्लू का कंबाइनेशन याद रखना। पाठ का नाम, लेखक का नाम ब्लैक से और ब्लू से। रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी दीवारें और छतों को विधिवत रगड़ कर चिकना बना दिया गया और तत्पश्चात उस चिकनी पृष्ठ पर भूमि पर चित्रकारों ने द्वारा अनेक चित्र बना दिए गए। फिर उनको देखकर ऐसा लगता था मानो चित्रों की एक नई दुनिया निर्मित करी गई हो, एक नई दुनिया बसा दी गई हो। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा बच्चों इसमें कि जो पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, जो पहाड़ होते हैं उनको जीवंत कैसे बनाया गया। तो पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया और दीवारों और छतों खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए जिसमें रंग भरा गया और इस प्रकार से पहाड़ों को जीवंत बनाया गया। नीचे लिखना, इस प्रकार से पहाड़ को जीवंत बनाया गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। 3 ही क्वेश्चन आएगा, संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या, 1 क्वेश्चन बस। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना, 2 गद्यांश समझ में आ गए। अब ये 2 गद्यांश अगर आपको समझ में आ गया तो पेपर में धुआं उड़ाकर आओगे, कुछ भी छोड़कर नहीं आओगे। अगला, जो चाहत चटक ना घटे, मैलों हुई न चित्त और रज राजसू ना हुई है तो निको चित्त। ठीक है, चिकनो चित्त। तो ये मैं आप लोगों को एक मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश बता देता हूं
जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आपको इसमें पूछेगा प्रस्तुत दोहे का सौंदर्य, जो संदर्भ तथा व्याख्या लिखिए। जो आप लोगों का है इसका संदर्भ तथा व्याख्या लिखना है। संदर्भ और व्याख्या, किन विपत्तियों के कारण मनुष्य का जो मन है वो मलिन हो जाता है, और नेह चिकने में कौन सा अलंकार है। नेह चिकने में कौन सा अलंकार है, साथ में आपको ये भी बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि ये मैंने पढ़ा रखा है शायद, और अगर आपको नहीं पता है तो अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। डोंट वरी, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो संदर्भ में क्या है कि प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक से लिया गया है। एक भक्ति नीति चैप्टर है, लेकिन भक्ति अलग शीर्षक है, नीति अलग शीर्षक है। भक्ति और नीति, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को यह बताना है कि जो प्रस्तुत दोहा है, जो हमारी दोहा है, वो कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति नामक शीर्षक से लिया गया है। जो नीति शीर्षक है उससे लिया गया है। ठीक है। प्रसंग, इस दोहे में कवि ने मित्रता के मध्य धन और वैभव को न आने का परामर्श दिया है। मतलब जो धन है और वैभव को मित्रता के बीच ना लाओ, वरना मित्रता जो है वो मलिन हो जाएगी, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती हैं। ठीक है, धन जितना अच्छा है उतना बुरा भी है, ये ध्यान रखना। देखो व्याख्या, कवि का कथन है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की चटक अर्थात चमक समाप्त ना हो, मतलब चटक अर्थात चमक समाप्त ना हो, मतलब मित्रता समाप्त ना हो, मित्रता बनी रहे तथा मित्रता अस्थायी बनी रहे और उसमें दोष उत्पन्न ना हो, और उसमें जो दोष है वो ना उत्पन्न हो, तो धन वैभव का इससे संबंध ना होने दे। जो धन है और वैभव है उनका इससे संबंध बिल्कुल भी ना होने दे। धन अथवा किसी अन्य वस्तु का लोभ मित्रता को मलिन कर देता है। धन जो होता है अथवा किसी और वस्तु का जो लोभ होता है वो मित्रता को मलिन कर देता है, मित्रता में कमी आ जाता है इससे। ठीक है, और मित्र के स्नेह से चिकना और मन धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है। अतः स्नेह में धन का स्पर्श ना होने दे, जो स्नेह होता है उसमें धन का स्पर्श ना होने दे। जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है, उसकी चमक घट जाती है, उसी प्रकार प्रेम से कोमल चित्त और धन रूपी धूल के स्पर्श से दोष युक्त हो जाता है और मित्रता में कमी आ जाती है। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या। अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, नेह चिकने में कौन सा अलंकार है और क्यों। देखो बच्चों, नेह चिकने में कौन सा अलंकार है, अब आप लोगों को यह भी हमें बताना पड़ेगा, वरना आप लोग कहोगे सर बताए नहीं। नेह चिकने में आप लोगों का धन रूपी तेल का वर्णन किया गया ना, धन रूपी तेल का। देखो धन रूपी तेल का वर्णन किया गया, इसलिए आपका रूपक अलंकार होगा। एक चीज से दूसरे से तुलना की गई है, इसलिए यहां रूपक अलंकार होगा। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। तो यहां आपका इसका रूपक अलंकार हो जाएगा, लिख लेना। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है जो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, और अगर आपने ये पढ़ लिया तो फिर आप लोगों का सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पद्यांश तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखो संस्कृत का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश, संस्कृत का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है जो आप लोगों को तैयार करके ही जाना है। ध्यान रखना, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सारा तैयार कर लेना, क्योंकि हिंदी का टॉपर अगर बनना है तो टॉपर की तरह मेहनत करना होगा। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं मेहनत करके, उसी तरह से आप पढ़ो भी। ठीक है, उसी तरह पढ़ो बच्चों। देखो लिखा हुआ है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, जो वाराणसी है वो एक सुविख्यात प्राचीन नगरी है। ठीक है, एवं विमल सलिल तराज्ञा गंगा कूले स्थिता, अस्या घटनानां वलयः कृति पंक्ति धवला चंद्रकाय बहुराजते, अग्रता पर्यटकः सुदेभ्यं देशाभ्यं नित्यः अत्र आयन्ति, अस्या घटनानां च शोभत विलोकयम् इम बहु प्रसन्नता। बच्चों मैंने आपको बताया है कि वाराणसी चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और भारतीय संस्कृति ये, ठीक है, भारतीय संस्कृति ये मैंने गद्यांश के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। संस्कृत गद्यांश का भाई ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, और भी होंगे लेकिन ये दोनों हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वाराणसी तो मैंने देखा है भाई हर साल यार, हर साल जिसे कहते हैं आता ही आता है 100%। तो इसलिए वाराणसी चैप्टर बिल्कुल तैयार कर लेना। ठीक है, संदर्भ देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्गृत है।
जो हमारा ये प्रस्तुत संदर्भ है, ये हमारा जो पाठ है, ये हमारा जो पंक्ति है, जो गद्यांश है, वो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है या पाठ से उद्धृत है। अब वाराणसी पाठ, इसमें कोई कवि और लेखक नहीं होते हैं, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। कोई कवि और लेखक नहीं होते हैं। आपको यहाँ केवल चैप्टर का नाम पता होना चाहिए और आपको संस्कृत खंड लिख देना है, ठीक है, और उसको ब्लैक से लिखना है। देखो ब्लैक से इन दोनों को, ठीक है, हिंदी भी ब्लैक से लिख देना, संस्कृत खंड भी ब्लैक से लिख देना, वाराणसी भी ब्लैक से। इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। आप यही संदर्भ और यही आप प्रसंग वाराणसी के हर एक पंक्ति में लिख सकते हो, हर एक गद्यांश में लिख सकते हो, ठीक है। वाराणसी चैप्टर में जितने भी गद्यांश है, 4 से 5 गद्यांश, उसमें आप यही संदर्भ और यही प्रसंग लिखना, यही प्रसंग है, क्योंकि हर एक प्रसंग में, हर एक गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता के बारे में ही बात की गई है, तो फिर क्यों ना लिखें, यही लिख सकते हो ना। अब व्याख्या कैसे करोगे, पहले ध्यान से पढ़ना। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी एवं विमल सलिल तराज्ञा गंगा कूले स्थिता अस्या घटनानाम वलयः कृति पंक्ति धवलयम चंद्रकायम एंड बहुराजते अगरतः पर्यटकः सुदेभ्यम देशाभ्यम नित्यम अत्र आयन्ति अस्या घटनानाम च शोभम विलोकम इम बहु प्रसन्नते। ठीक है, तो अब आप लोग कैसे करोगे, देखो अनुवाद। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। जो वाराणसी है वो बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, ठीक है, समझ में आ गया। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है, बहुत ही सुंदर जगह है, इसलिए ऐसा बताया गया है। तो वाराणसी जो है बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है और यह जो है स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है और इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है, ठीक है। इसकी जो घाटों की घुमावदार पंक्ति है वो चांदनी में बहुत, श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है और असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते रहते हैं। इसको देखने के लिए, इसकी सुंदरता देखने के लिए असंख्य, जिनको आप गिन नहीं सकते, उतने यात्री यहाँ केवल इसको देखने के लिए आते हैं। ऐसा है, ऐसी जगह है, ठीक है, इतना सुंदर जगह है, ठीक है, आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं और इसकी जो घाटों की शोभा देखते हैं बहुत ही ज्यादा इनकी प्रशंसा भी करते हैं बाद में, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट संस्कृत का गद्यांश है जो कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब संस्कृत का गद्यांश अगर समझ में आ गया हो तो पद्यांश भी बताना जरूरी है संस्कृत का, तो चलो मैं आप लोगों को पद्यांश भी बता देता हूं। संस्कृत का वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश भी आ गया बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि युधिष्ठिर जो है प्रश्न पूछता है, ठीक है, युधिष्ठिर से, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा हुआ है किस्वत गुरुत्रम भूमे किस्वत्रम चा खाद किस्वत्रम और शीघ्रतम वतायम किस्वत बहुतरम तलात। तो फिर उत्तर देते हैं माता जो है गुरुत्रा भूमे, खात जो है वो पितोत्रम अवस्थम, मन जो है वो शीघ्रात्रम वतायत, चिंता जो है बहुतरी तलात, ठीक है। सबसे पहले संदर्भ देखो। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। जीवन सूत्राणी पाठ से, देख लो पाठ का नाम याद रखना, जीवन सूत्राणी, ठीक है। इसको आप लोग हाईलाइट कर देना जैसे मैंने ब्लैक से लिखा है, ठीक है। प्रसंग आप लोग कैसे लिखोगे, प्रसंग भी जानना जरूरी है बच्चों। देखो इन श्लोकों में यक्ष ने प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तर के मध्य माता और पिता इत्यादि के महत्व को दर्शाया गया है। जो यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है उसी के संबंध में माता और पिता के अच्छी अच्छी बातों को बताया गया है, ठीक है, उनके जो माता पिता के माध्यम से महत्व को बताया गया है। देखो व्याख्या समझ लो। यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि भूमि से महान क्या है, जो भूमि है भूमि से महान क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है। भूमि से महान क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है और वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है। जो वायु है वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है और तिनके से अधिक दुर्बल यानी कि क्षीण बनने वाली क्या है। जो तिनके से अधिक दुर्बल हो वो क्या है। तो ये उनका आंसर कैसे देते हैं वो आप लोग समझो बच्चों। लिखा हुआ है युधिष्ठिर आंसर देते हैं, युधिष्ठिर उत्तर देता है कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है। जो पृथ्वी है पृथ्वी से अधिक भारी माता है और आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, ठीक है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है और वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है और वायु से भी अधिक शीघ्रगामी मन है। मन चाहे तो वायु से भी तेज बहुत ही दूर पहुंच जाता है, हर एक जगह का सोच लेता है मन। और तृण से अधिक दुर्बल बनने वाली चिंता है और जो तृण मतलब होता है तिनके से भी अधिक दुर्बल जो चिंता होता है वो होता है, ठीक है।
तो ये आप लोगों का हो गया संस्कृत का पद्यांश। ठीक है, अब आप लोग बच्चों सारी चीजें लगभग खत्म ही हो गई। अब आप लोग जीवन परिचय याद करें ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, और तीसरा आप लोग तैयार कर लेना किसका, कवि में आ जाओ, सूरदास। ठीक है, ये दोनों लेखक हैं, अब कवि हैं तीसरे से। चौथा हमारा तुलसीदास, और पांचवा है महादेवी वर्मा। तो ये 5 जीवन परिचय तैयार कर लेना बस। ठीक है, तो ये आप लोगों को आई होप कि पसंद आया होगा। ठीक, चलो अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण निबंध। सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारे पास है बोर्ड एग्जाम का पेपर, और आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, जीवन में अनुशासन का महत्व तो पहला है वृक्षारोपण और प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, और राष्ट्र प्रेम की भावना। अब इसमें से हमारे इंपॉर्टेंट निबंध भी हैं। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध है जो आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में 16 फरवरी के लिए तैयार ही करके जाना है, जो 16 फरवरी को 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझना, मैं आपको एक एक निबंध को बताऊंगा। देखो, आपको 5 में ऐसे निबंध बता देता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैंने जो बच्चे पेपर दे चुके हैं, ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था 5 ही निबंध बताया था, और उसमें से 3 निबंध बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, और अब की बार मैं आपको 5 ही निबंध बताऊंगा, और इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 निबंध आएगा। ये 5 निबंध तैयार कर लो। ठीक है, साथ में मैं आप लोगों को इनके मतलब निबंध लिखने का ट्रिक भी बताऊंगा। देखो, पहला आपको तैयार करना है स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, 16 फरवरी को आपको ये निबंध देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान 100% आएगा, ये हर साल आता ही आता है। ठीक है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है जो आपको तैयार करके जाना है। बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान, ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। ठीक है, आतंकवाद के कारण तथा निवारण और वृक्षारोपण। ठीक है, ये 5 हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है जो आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये 5 ही निबंध आप तैयार करके जाना। मैं यहां 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपको हिंदी में 16 फरवरी को यही निबंध देखने को मिलेगा। इसी में से 2 से 3 निबंध देखने को मिलेगा, और मैं आप लोगों को 2 ऐसे निबंध, ठीक है, 2 ऐसे निबंध बताऊंगा जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। सॉल्यूशन के साथ कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सब कुछ। तो ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम का पेपर, इसमें देख सकते हो ये 4 निबंध पूछा गया है, और इसमें से आप देख सकते हो वृक्षारोपण भी बोर्ड एग्जाम में आया है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान भी आया है, और जीवन में अनुशासन का महत्व, या फिर आप लोग यही निबंध आप लोग ये बना सकते हो कि आप लोगों का जैसे अनुशासन का क्या महत्व है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से समझना। ये 5 निबंध आप आज ही तैयार कर लो। ठीक है, और जितना पूछा जाए निबंध में उतना ही लिखना, ज्यादा पेज लिखने की कोशिश मत करना। बहुत सारे बच्चे ज्यादा पेज निबंध में लिखने की कोशिश करते हैं और दूसरा क्वेश्चन छोड़कर चले आते हैं। ज्यादा पेज लिखने से आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, जितना निबंध में पूछा गया उतना ही लिखना। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिले। ठीक है, लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए, वरना फिर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो लिखना कैसे है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले हम लोग देखेंगे प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, इनके बाद हम लोग दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है बोर्ड एग्जाम की कॉपी। ठीक है, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, और ऐसे ही आप लोगों को लिखना भी है, जैसा मैं लिखा हूं ना ऐसे ही आप लोगों को लिखना भी है। सबसे पहले आपको निबंध दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 में, कोई भी है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 30, 40, 2, 3 किसी में भी दिया हो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप लोग क्या डालना, ऊपर डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डाल देना। इससे पता चलता है एग्जामिनर को कि ये कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या है। तो प्रश्नोत्तर संख्या आप लोग सबसे पहले डाल देना। और ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, प्रश्नोत्तर संख्या हमारा कौन सा है, 11। तो इसको आप लोग 11 कर देना। ठीक है, और स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी अंडरलाइन करना। ठीक है, ये देखो अब आप लोगों का प्रश्नोत्तर संख्या 11 हो गया। अब हमें कौन सा हल करना है, हमें ये वाला तीसरा वाला ना, जैसे हमारा तीसरा वाला हल करना है, तो तीसरा आप लोग डाल देना प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है, यहां 3rd नंबर ऐसे आगे डाल देना, कोई भी है 1st, 2nd, 3rd जो भी सॉल्व करना है डाल देना। फिर लिखना प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ठीक है बच्चा, तो इतना आप लोगों ने कर लिया। अब इतना करने के बाद
ठीक है, कॉपी में एक ही तरफ अंडरलाइन करना, बहुत सारे बच्चे दो तरफ अंडरलाइन करते हैं, कॉपी नहीं भरना है वहां। ठीक है, क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। आप कितना भी पेज भर दोगे नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से लिखो हो, 2-3 पेज में आप लोग अच्छे से 2 ही पेज में लिख दिए, एग्जामिनर को समझ में आ गया, एग्जामिनर के दिल को छू गया, तो फिर आपको फुल मार्क्स देगा। 9 नंबर का निबंध है, ये मत भूलो कि 9 नंबर पाने के लिए हमें ये 5 ही निबंध तैयार करना, 9 नंबर फिक्स हो जाएगा, 9 नंबर। ठीक है, तो पहले हम लोग रूपरेखा हेडिंग डालेंगे, जो बच्चे बहुत सारे बच्चे नहीं डालते हैं। रूपरेखा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे एग्जामिनर इसी रूपरेखा को देखकर आपको नंबर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि रूपरेखा में वो हेडिंग होते हैं जिसका आपने डिस्कशन किया है। ठीक है, तो रूपरेखा सबसे पहले डालना, और रूपरेखा में आपको क्या करना है, पहले आप जो जो हेडिंग का डिस्कस किए हो इस निबंध में उसको लिख लेना। जैसे पहला हमने लिखा है प्रस्तावना, सबसे पहले हम लोगों ने प्रस्तावना पर डिस्कस किया है, प्रस्तावना, फिर प्रदूषण का अर्थ, फिर प्रदूषण के प्रकार, फिर समस्या का समाधान, फिर उपसंहार। ठीक है, ये 5 हेडिंग पर डिस्कस किया गया है, और निबंध में कम से कम 5 हेडिंग पर डिस्कस होना चाहिए। ये बच्चा याद रखना, 5 हेडिंग पर। ठीक है, ये 5 हेडिंग पर कम से कम 5 हेडिंग, एक प्रस्तावना, उपसंहार, फिर बीच में 3 से 4 हेडिंग। ठीक है, और सबसे पहले आपको रूपरेखा डालना है जो मैंने लिख दिया, और नीचे आपको ब्लैक कलर से अंडरलाइन करना है। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है, एक एक पॉइंट को समझ लो, अगर आप सही से लिखोगे तभी अच्छा रहेगा। अब देखो, फिर आपको प्रस्तावना पर चलना है। प्रस्तावना आप लोगों को जरूर डालना है। प्रस्तावना जो होता है वो निबंध का सबसे मेन भाग होता है, और नीचे आप लोग अंडरलाइन करना है, और प्रस्तावना में वो चीज लिखो जिसके बारे में आपने डिस्कस किया है, थोड़ा शॉर्टकट में लिख दो। ठीक है, जैसे आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आजकल जो है प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का है। ठीक है, इस समय जो हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है, पर्यावरण को बचाने का, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। चाहे आप पानी लो, चाहे आप जंगल लो, चाहे मिट्टी लो, आपके चारों तरफ जितने भी चीजें हैं वातावरण में, ठीक है, एनवायरमेंट में, वो सारे क्या हो चुके हैं, दूषित हो चुके हैं, प्रदूषित हो चुके हैं। ठीक है, यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया, यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो क्या होगा, नहीं किया तो हमारा मानव जीवन बाध्य हो जाएगा। जो हमारा मानव जीवन है वो बाध्य हो जाएगा, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा या नहीं होगा। ठीक है, मतलब मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, मानव जीवन यानी कि जीवित रहना भी हार्ड हो जाएगा, क्योंकि प्रदूषण से बहुत सारे रोग फैलते हैं। अगर आप पानी पियोगे तो भी प्रदूषित है तो रोग होगा। कोई भी चीज है, आप हवा ले रहे हो, हवा में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी प्रदूषित है। हर एक चीज प्रदूषित है, तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, अब फिर हम लोग देखेंगे प्रदूषण का अर्थ। संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। संतुलित वातावरण का मतलब होता है प्रदूषण ना हो जिस वातावरण में, ठीक है, तो संतुलित हो जिससे हमें सारी चीज संतुलित मिले, ठीक है, उसी में विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया, पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया। अगर प्रकृति प्रदूषित होगा तो पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। ठीक है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। ठीक है, और जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार के हानिकारक होते हैं, मतलब अनेक प्रकार के हानिकारक होता है। ठीक है, कोई हानिकारक घटक आ जाता है तो। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, वो हेडिंग डिस्कस किया है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और राइटिंग सबसे मेन है, राइटिंग की भी विशेष ध्यान रखनी है। हैंड राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो फिर आपको निबंध में फुल मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, और आप लोग ये हेडिंग के नीचे अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद आप लोग जैसे एक हेडिंग आपका हो गया यहां खत्म, तो कम से कम एक लाइन छोड़ दो। जैसे मैंने एक लाइन छोड़ दिया ना, अब इससे पता चलता है कि आप बच्चे ने दूसरा हेडिंग डिस्कस किया। अब इसी में अगर आप सटा के लिख दोगे ना तो फिर नंबर कट जाएगा, क्योंकि चीजों को आप स्पष्ट रखो। ठीक है, ये हमारा दूसरा हेडिंग है। अब हम लोग देखेंगे अगला हेडिंग। अगला हेडिंग देखो, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार हैं, मैंने छोटे छोटे प्रकार के बारे में डिस्कस किया। जैसे आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में पाया जाता है। जैसे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मतलब होता है कि वायु जो है जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जो वायु है वो जीवन का एक अनिवार्य स्रोत है, और ऑक्सीजन गैस हमें वायु से ही प्राप्त होता है। ऑक्सीजन गैस वायु में ही होता है, तो ऑक्सीजन गैस हमें वायु से ही प्राप्त होता है। आजकल प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन भी बिगड़ रहा है। आजकल क्या है, जो पर्यावरण है ना, पर्यावरण में ऑक्सीजन का भी संतुलन बिगड़ रहा है, ऑक्सीजन भी प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित है। जो वायु है वो अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित है, और उससे हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, तो फिर वो भी अगर प्रदूषित होगा तो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगा ही। ठीक है, दूसरा देखो जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे, जल ही जीवन है। ठीक है, वाटर इज लाइफ, तो देखो जल ही जीवन है। आजकल इतना तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है, आजकल जो
प्रदूषण है इतना तेजी से बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, जो हमारा जल है वो भी प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, इससे भयानक बीमारी भी हो सकती है। देखो जल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जीव जंतु मनुष्य सभी के लिए, पेड़ पौधे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर अगर जल भी प्रदूषित होगा तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जितना हेडिंग डिस्कस किया है कम से कम इतना हेडिंग आपको डिस्कस करना है अच्छे से। ठीक है, लिखो तो ऐसा लिखो कि एग्जामिनर को भी पता चले एक टॉपर की कॉपी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। ध्वनि प्रदूषण भी आज की एक नई समस्या है। मोटर है, कार है, ट्रैक्टर है, जेट है, विमान है, कारखाना है के कारण ध्वनि, ये आप लोग ध्वनि में भी लगातार प्रदूषित हो रही है। जैसे आप देखते हो ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, उसमें से देखते हो जो धुआं है ना, धुआं बहुत ज्यादा निकलता है। तो फिर वो जो है वो वायु में मिलता है और फिर वो भी प्रदूषित हो जाती है। जो ध्वनि है वो भी प्रदूषित हो जाती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण, परमाणु के विस्फोट से रेडियोधर्मी प्रदूषण संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाती है। जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु के विस्फोट से जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है वो चारों तरफ फैल जाती है और अनेक प्रकार के जीवन में क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको रोकना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा संतुलन बिगड़ सकता है। अभी हमारा थोड़ा सा और भी हेडिंग है, देखो। फिर हमारा आता है समस्या का समाधान। ठीक है, अब आपको इस समस्या का समाधान कैसे करना है, देखो लिखा हुआ है वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, जो हमारा वातावरण है उसको प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ समाधान है। वृक्षारोपण, वृक्ष को लगाना। ठीक है, वृक्ष जो है वो प्रदूषण को कम करता है, तो वृक्ष को लगाना यानी कि वृक्षारोपण सबसे अच्छा समाधान है। दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। जो वृक्ष का अधिक कटाव हो रहा है, काटा जा रहा है वृक्ष को, ठीक है, तो जितना आप वृक्ष को काट रहे हो उतना ज्यादा आप प्रदूषण फैला रहे हो। ठीक है, क्योंकि वृक्ष जो होता है वो सबसे शुद्ध हवा देता है। और आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के विश्व के सामने प्रदूषण का समस्या का नया आप लोगों का पैदा कर दिया है। जो प्रदूषण का समस्या है वो पैदा कर दिया है। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या, पहले क्या होता था, जनसंख्या बहुत ज्यादा हानिकारक है। जैसे घर में समझ लो आपके 5 लोग थे, ठीक है, तो 5 ही लोग अगर थोड़ा थोड़ा प्रदूषण कर रहे थे, फिर ये जनसंख्या बढ़कर घर में 15 लोग हो गए। अब भाई उसी घर में पहले 5 लोग प्रदूषण कर रहे थे, 15 लोग प्रदूषण कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, ये प्रदूषण बढ़ेगा ही ना। जितनी जनसंख्या की वृद्धि होगी उतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, उतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ेगा। इसीलिए तो परिवार नियोजन चलाया गया है। परिवार नियोजन यानी कि परिवार की संख्या नियोजित रखना। ठीक है, और वायु जो है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को भी कम करने का प्रयास करो। इसका यही समाधान है। देखो समाधान यही है कि प्रदूषण को कुल मिला के कम करो। जितना ज्यादा कम करोगे उतना अच्छा रहेगा हमारे संतुलन के लिए। ठीक है, उपसंहार समझो। देखो उपसंहार आपको लिखना ही पड़ेगा। 2 हेडिंग सबसे ज्यादा है, 3 हेडिंग। एक तो रूपरेखा आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रूपरेखा, और सेकंड होता है प्रस्तावना। ठीक है, और थर्ड होता है हमारा उपसंहार। ये 3 ऐसे हेडिंग होते हैं जो हर एक निबंध में काम ही आते हैं। ठीक है, तो देखो प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। प्रसन्नता की बात यह है कि हमारा जो भारत सरकार है वो इस समस्या के प्रति जागरूक है। ठीक है, और जल प्रदूषण निवारण जो नियम लागू किया, अधिनियम लागू किया, उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण नियम लागू किया। ठीक है, 1974 ईस्वी में जो जल है ना, जल के प्रदूषण को कम करने के लिए नियम लागू किया गया। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम बनाए गए। ठीक है, जो वृक्ष है, वृक्ष को काटने पर कठोर नियम भी बनाए गए हैं। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया है, किया जाए। ठीक है, और न्यायालय द्वारा जो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिया जाए और शुभ अवसर पर आप कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाओ। ठीक है, तो ये पूरा हमारा हो गया बच्चों जो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान है उस पर निबंध। ध्यान से समझो, एक एक निबंध को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बिल्कुल कंप्लीट बेल। ठीक है, अब आप लोग जितना मैंने बताया उसको लिख लेना। लिखने के बाद आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपका खत्म हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध देखेंगे जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल है, आतंकवाद के कारण तथा निवारण। ठीक है, ये निबंध इतना वायरल है क्योंकि आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग आतंकवाद के कारण तथा निवारण वाला निबंध जरूर देखेंगे क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो इस निबंध को आप लोग देखो, फिर आप लोग खुद से भी 1-2 निबंध तैयार कर लेना। अब जो बचेगा वो आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है,
ये हमारा निबंध आ गया। प्रश्न उत्तर संख्या मान लो आपका 9 है, ठीक है। 9 में अब आप लोगों का जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जाएगा। ये तो मैंने आपको पुराने पेपर के अकॉर्डिंग बताया था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको रूपरेखा, मैंने क्या बताया, रूपरेखा इंपॉर्टेंट है, रूपरेखा डालना ही डालना है, ठीक है। तो रूपरेखा में पहले हमने प्रस्तावना का डिस्कशन किया है, फिर आतंकवाद का अर्थ, फिर आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है। सभी विश्वव्यापी समस्या का मतलब है सभी के समझ है, विश्व में जितने भी देश हैं सभी के समझ है। भारत में आतंकवाद और आतंकवाद का समाधान और उपसंहार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रस्तावना पर हेडिंग, ठीक है, प्रस्तावना पर डिस्कशन करेंगे। मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है। मनुष्य जो है वो भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है और इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व, ठीक है, अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। जैसे अपने स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए आतंकवाद बढ़ता है। इस कार्य के लिए वे हिंसात्मक पूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी परिस्थितियां ही आतंकवाद का आधार है और आतंक फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। जो आतंक को फैलाते हैं वो आतंकवादी कहलाते हैं, ठीक है। और अपनी स्वार्थ से, ठीक है, अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए ही आतंकवाद बढ़ता है, ठीक है। राजनीति के कारण बहुत ज्यादा आतंकवाद बढ़ता है। तो अब हम लोग देखेंगे आतंकवाद का अर्थ। आतंक प्लस वाद से इस शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत, ठीक है, आतंक का सिद्धांत। एंड यह अंग्रेजी के टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ये इंग्लिश में इसको टेररिज्म कहा जाता है, ठीक है। आतंक का अर्थ है पीड़ा, डर, आशंका। देखो आतंक का यही अर्थ है कि जैसे डर रहता है कहीं यहां ना कुछ गड़बड़ हो जाए, ये ना हो जाए। पीड़ा, अगर आतंकवाद बढ़ेगा तो पीड़ा भी उत्पन्न होगा, आशंका भी रहता है, ठीक है। तो ये सब है आतंकवाद के अर्थ, जो आतंकवाद का अर्थ होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, जो आतंकवाद का अगला पॉइंट है। देखो आतंकवाद क्या है, एक विश्वव्यापी समस्या है, एक विश्वव्यापी समस्या है, ठीक है। जैसे आजकल या फिर आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवादी निष्क्रिय हैं, मतलब आतंकवादी निष्क्रिय हैं। सभी विश्व के सभी देशों में आतंकवाद फैल रहा है, आतंकवादी उपस्थित हैं। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हथियारों का सहारा ले रहे हैं, ठीक है, हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। मतलब ये जो है, मतलब राजनीति के स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए, जो राजनीति है उसके स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक या सार्वजनिक हिंसा और हथियारों का सहारा ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद की इस प्रवृत्ति के विकराल रूप ले लिया है, ठीक है। आतंकवाद ने विकराल रूप ले लिया है। किसी देश द्वारा अन्य देश में आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की घटनाएं बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप जैसे इस प्रवृत्ति ने विकराल रूप ले लिया, किसी देश द्वारा अन्य देश में आतंकवादी गुटों के समर्थन देने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ेगी। राजनीतिज्ञों की हत्याएं, विमान अपहरण की को समर्थन देने की घटनाएं बढ़ेगी। रासायनिक, जो हमारा रासायनिक हथियारों का प्रयोग तेज होगा। जब जितना ज्यादा आतंकवाद बढ़ेगा उतना ज्यादा जो रासायनिक हथियारे हैं उनका उपयोग भी तेजी से होगा, क्योंकि उनको खत्म करने के लिए इन सब का उपयोग करना पड़ेगा, इनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो फिर ये इनका जो उपयोग है वो तेज होगा। भारत में आतंकवाद, देखो भारत में आतंकवाद भी बहुत ज्यादा है। देखो स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में आते हैं, ठीक है। आतंकवादी जो है संगठन द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई जाती है। जैसे आतंकवादी जो है संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई है। एंड इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया है। बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों ने आतंकवादी जो होते हैं उनको मौत के घाट उतार दिया है, ठीक है। और इतना आतंक फैलाया है कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्याग भी दे दिए। मतलब अनेक ऐसे अधिकारी हैं जो सेवा से त्याग भी दे दिए। इतना ज्यादा आतंकवाद का भय होता है। और भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम में भी अनेक बार उग्र आतंकवादी हिंसा फैली है। देखो कश्मीर में तो होता ही है। कश्मीर घाटी में भी पाकिस्तानी तत्वों द्वारा प्रेरित आतंकवादी प्राय राष्ट्र प्रभुओं पर भयानक हत्याकांड, ठीक है, पर अपने अस्तित्व की घोषणा करते हैं। जैसे जो महान पर्व होते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ऐसे करके बहुत सारे महान पर्व हैं, उस पर क्या करते हैं, अपना अस्तित्व दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भारत में आतंकवाद। अभी हमारे और भी हेडिंग है। अगला हेडिंग है हमारा आतंकवाद का समाधान, ठीक है। इसका समाधान कैसे करें। भारत में विषात्मक जो है स्थिति तक पहुंचे आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे। मतलब संपूर्ण जो देश हैं उनके विचारकों ने अनेक मतलब सुझाव रखे हैं, किंतु यह समस्या अभी भी
अनसुलझी है। यह समस्या अभी भी बढ़ रही है। इस समस्या का समाधान राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो, दूसरे सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों व विस्फोट पदार्थों पर कड़ी चौकसी रखनी चाहिए या रखनी होगी। ठीक है, जो आतंकवाद उसी के द्वारा आते हैं। ठीक है, एंड तीसरे आतंकवाद को महिमा मंडित करने वाली युवकों की मानसिकता बदलने के लिए आर्थिक हमें सुधार करने होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आतंकवाद का समाधान। और लास्ट में उपसंहार लिखना है। यह एक विडंबना है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं जैसे महापुरुष की जन्मभूमि पिछले दशकों से अधिक अशांत हो गई है। भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। ठीक है, आतंकवाद जो है, आतंकवाद का समूल नाश ही इस समस्या का समाधान। पूरी तरह से जब आतंकवाद नाश हो जाएगा तभी इस समस्या का समाधान है। और भारत जो है, सरकार द्वारा एक नया आतंकवाद निरोधक कानून लगाया गया है। बस आतंकवाद में आप लोगों को इतने सारे हेडिंग्स का डिस्कशन करना है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये हमारा है आतंकवाद के कारण तथा निवारण। इस हेडिंग पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये दो मैंने आपको इंपॉर्टेंट निबंध बता दिए हैं। अब जो निबंध बचा है उसको आप लोग कमेंट कर देना, जो आप लोगों को नहीं पता है। एक दो आप लोग खुद से भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा है निबंध। तो इसमें हमने दो निबंध का डिस्कस किया, एक प्रदूषण की समस्या का समाधान, एक आतंकवाद का कारण तथा निवारण। ठीक है, तो ये हमारा देख सकते हो बच्चों, ये हमारे पास है जो कि ये 4 निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कोई एक पर डिस्कशन करना है। अगर आप ऐसे करके आओगे ना तो आपका 9 में 9 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस देखेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद आपका हिंदी में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो टॉपिक बच गया है उसको नीचे कमेंट कर दो, उस टॉपिक को जरूर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक करना। ये हमारा मैराथन वीडियो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। ठीक है, अंतिम मौका है, 16 फरवरी को आप जाओ और पेपर में धुआं उड़ाकर आओ। एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, 70 में 70 लाना है। ठीक है, करके आना है और आप लोग 95 तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो आज की इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस लाएंगे ताकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मैराथन वीडियो भी आएगा। आप लोग सारा करके आना। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।